I think major themes of geography, including Indian geography, have got covered, except mapping. So mapping, I suppose those who are serious about prelims 2022, they must have already been consistently doing mapping with the help of some atlas or some online stuff. You must be doing that, and that is something that ultimately one has to do. Okay, you should not expect somebody to say to take you through all the maps of the world, physical and climatic and all. No. Most of the things, actually, if you see logically, most of the things we have already covered, be it vegetation, be it climate. But if you go for political maps, then that is something you have to do. You have to take care of yourself. So that is the only thing left. And I do not think, sometimes I believe so, uh, I may get proved wrong actually, because the pattern shifts sometimes drastically also. But what I have seen consistently is this: the ratio of input to output is not that favorable. That is the only thing I'm saying. I'm not saying it is advisable to ignore mapping. Of course not. The very soul of geography is mapping. Even we have studied most of the things with the help of mapping only, maps only, all through. I'm not saying that mapping can be ignored, but you should not bank upon much. Why? To be very practical. And अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो अच्छी बात है। अगर आप मुझे गलत साबित कर दें, यूपीएससी का पैटर्न मुझे गलत साबित कर दें, तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि चलो ज्योग्राफी से वही सवाल आ रहे हैं जैसे आने चाहिए। ओके फाइन, दैट्स ऑल राइट। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि पहली बात तो ये कि कितने सवाल आते हैं मैपिंग से आपको देखना चाहिए। टोटल क्वेश्चंस में मैप बेस्ड क्वेश्चंस कितने आते हैं, और जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्वेबल है कि नहीं। मतलब आप अगर बहुत अच्छी मैपिंग किए होते तो भी आपसे हो ही जाते, ये श्योर है कि नहीं, ये डिसाइड करके, अपना अपना ये व्यू हो सकता है, ये डिसाइड करके, और तब आप जो है टाइम डिवीजन, मैं कह ही नहीं रहा हूं कि आपको मैपिंग नहीं करनी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है, डिवीजन ऑफ आवर्स, वो बहुत ही वाइजली आपको करना चाहिए मैपिंग का, जहां तक प्रश्न है प्रीलिम्स के लिए वहां तक। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जो मैपिंग का सवाल, तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि काफी कुछ हमने ज्योग्राफी में कवर कर लिया है। कोई थीमेटिक टॉपिक्स कुछ रह गए होंगे तो वो हम वी विल ट्राई कि इन द नेक्स्ट वीक और सो, इन नेक्स्ट 10 days वी विल ट्राई टू कवर। और जैसे कि डिमांड रही है तो अभी ज्योग्राफी आप लोग रिवाइज करिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद वी विल टेक अ कॉल कि क्या रह गया है, क्या कमजोर पक्ष है, ऐसा करके हम तो करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे से डेफिनेट क्वेश्चंस आते ही आप जानते हैं कि सर्टेनली देयर विल बी क्वेश्चंस। तो इकोनॉमिक सर्वे और थोड़ा बहुत इंडिया ईयर बुक से जो रिलेवेंट चीजें हैं वो हम कोशिश करते हैं कि अगले एक हफ्ते में सब्सटैंटिवली उन्हें उसे जो है वो कवर कर दें प्रॉपर्ली। ठीक है, तो फटाफट आ जाते हैं इस पर। थ्योरेटिकल चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं इससे पहले इस पर एक लेक्चर हो चुका है, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन चैप्टर ओवरव्यू जल्दी से जरूर बता देना चाहूंगा, ताकि आप जब स्वाध्याय कर रहे हो इकोनॉमिक सर्वे का, स्वाध्याय खुद से पढ़ना चाह रहे हो, when you go for self study, then you find an organization into it. You find as to how the concepts that we have learned in our economic classes, how they are reflected in the economic survey. Okay, ये जरूरी है। I believe everybody is able to hear me and see the visuals properly. Okay, okay, all right. तो जैसा कि हम जानते हैं, टोटल आप समझिए कि 10 चैप्टर आपके सामने, देखिए एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर 2 जो है, ठीक है, चैप्टर 1 तो हो ही गया, जनरल हो ही गया। चैप्टर 2 से अगर आप शुरुआत करिए समझने की कि इकोनॉमिक सर्वे का सारे चैप्टर्स हैं क्या, तो आप पाएंगे कि फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से संबंधित गवर्नमेंट ने जो जो स्टेप्स लिए हैं उनका लेखा जोखा चैप्टर 2 में है। ठीक है, चैप्टर 3 में क्या है, इंडिया एंड अब्रॉड, भारत
और बाकी का दुनिया से जो ट्रेड होता है उसकी सारा सारा वही खाता जो है वो यहाँ, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स रिजर्व, ये सारी चीजें, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये यहाँ पर दी हुई। फाइन। चैप्टर 4 और 5 क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। चैप्टर 2 क्या था? फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड। चैप्टर 4 एंड 5 आर रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, मूवमेंट ऑफ मनी इफ यू से, और इन्फ्लेशन और प्राइसेस उसी से जुड़ा हुआ है। तो प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन दो एस्पेक्ट हो गए चैप्टर 4 और 5। 6 में क्या है भाई? चैप्टर 6 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक। चैप्टर 7 क्या है? एग्रीकल्चर। चैप्टर 8 इंडस्ट्री। चैप्टर 9 सर्विसेज। चैप्टर 10 हेल्थ सेक्टर एंड कोविड-19, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, एजुकेशन। तो हेल्थ और एजुकेशन यहाँ पे है समझ। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करिए तो इधर है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो सब इधर। तो घूम घुमा के आप जब पढ़ना शुरू करिए इकोनॉमिक सर्वे तो वापस आप ये क्रम रखिएगा जो जिस क्रम में ये दिया गया है। ये पर्टिकुलर पीडीएफ आज ही शेयर हो जाएगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब प्रीलिम्स के हिसाब से जल्दी जल्दी कुछ बेसिक चीजें हम अपने आप को बताते जाते हैं। जो मेंस से संबंधित है वो हम जाने देंगे, अभी उसकी बात अधिक नहीं करेंगे। डेटा तो आपको ही याद करना है, लेकिन वो डेटा याद करने के लिए जो खांचे बनाने हैं, जहां पे हम आप बैठाएंगे उन डेटा को, उन स्टैटिस्टिक्स को, जो उसको जहां रखेंगे, वो खांचे हम आज बना रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन आपके सामने दिखता है, क्या प्रोविजनल एस्टिमेट है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, सेकंड, ये सब तो आप जानते हैं, आप पहले पढ़ाया जा चुका है। तो अब आपको प्रीलिम्स के हिसाब से देखिए क्या चीज लिखा हुआ है। हु एस्टिमेट्स इट, मालूम होना चाहिए आपको। मैं यहाँ उत्तर देने के लिए नहीं आया हूं, मैं ढांचा बनाने के लिए आया हूं। आपको पढ़ना है और पढ़कर उसको डेटा वहां पर बैठाना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टिमेट्स द जीडीपी। ओके, जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेशन कौन करता है, किस मेथड से होता है, दोनों चीज आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए। नॉमिनल और रियल जीडीपी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है मालूम होना चाहिए। जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि घुमा के कॉन्सेप्ट को प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। संभावना बहुत कम है, संभावना ज्यादा स्टैटिस्टिक्स से सवाल आने की है, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि अगर एक 10% भी मान लीजिए संभावना है तो वो सवाल काहे गलत हो भाई, जो कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि ये वो सवाल है जो बाकी आपके कंपटीटर सही कर रहे होंगे। इसको आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बेस इफेक्ट किस, निम्नलिखित में से बेस इफेक्ट किसे कहते हैं, आ गया सवाल, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। फिर व्हाट आर द assumptions behind the projections, ओके फाइन, छोड़ दीजिए इसे। मेंस हैज वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी मेंस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आप जानते हैं इस चीज को अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज के शेप्ड रिकवरी, ये हो सकता है, ये आपसे पूछ लिया जाए कि इन द करंट पर्सपेक्टिव के शेप्ड इकोनॉमी रिफर्स टू, के शेप्ड इकोनॉमी का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हैं कि जो इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, असमानताओं को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व है। इस पर क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, अगर आपको याद हो। मैं सिर्फ क्विक रिवीजन करा रहा हूं ताकि आज का ये क्विक रिवीजन आगे आने वाली 4-5 कक्षाएं जो हैं उसमें फिर आपको वापस ना बताना पड़े, फिर हम जल्दी जल्दी चैप्टर वाइज खत्म कर डालें पूरा इकोनॉमिक सर्वे। दैट इज व्हाई टुडेस क्लास। फिजिकल स्पेस किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब चलो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये शायद नहीं पूछा जाए। हाउ इज इंडियाज टैक्स जीडीपी रेशियो, दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन आल्सो। ओके, इंडिया का टैक्स जीडीपी रेशियो कैसा है, कितना है, वो तो होना ही चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि टैक्स जीडीपी रेशियो कितना है, कितने टैक्स, टोटल जीडीपी जो इंडिया का बनता है उसमें से कितना परसेंटेज जो टैक्सेशन से आता है, ये हो गया। कितना परसेंटेज जो डायरेक्ट टैक्स से आता है, कितना परसेंट इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, यू शुड नो दैट क्लियरली। एंड देन यू शुड आल्सो नो कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट टैक्सेस का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका ओवर द इयर्स, पिछले 2-3 साल 5 साल में पैटर्न क्या रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, ठीक। और फिर एक स्टेप और आगे जाइए, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में एकदम से वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका कारण क्या है, क्या जीएसटी का आना है या कोई और रिफॉर्म है, यहां तक, इस लेवल तक आपको चले जाना है, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की अभी मैं बात कर नहीं रहा हूं। व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट, हाँ ठीक है, आप समझ रहे, ठीक है।
ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, हल्का सा आइडिया ये भी होना चाहिए कि टॉप जो कंट्रीज हैं जीडीपी के टर्म्स में, जो टॉप कंट्रीज हैं उनमें टैक्स जीडीपी रेशियो कैसा है, और इंडिया भारत की जो स्थिति है वो उनकी तुलना में कैसी है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। कहीं ऐसा ना पूछ ले प्रीलिम्स में भी, इनफैक्ट मैं बनाऊं क्वेश्चन तो मैं ये भी पूछ सकता हूं भाई कि आउट ऑफ द निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, टैक्स जीडीपी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस फलाना फलाना को टैक्स जीडीपी रेशियो कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन इतना है, डायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन इतना, और अंत में एक चीज ये भी दे सकता हूं मैं कि जो है टॉप 5 कंट्रीज जो जीडीपी में आगे हैं उनमें डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा है कंट्रीब्यूशन, जबकि इंडिया का नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ बना के मैं दे दूंगा और आप फंस जाएंगे उसमें। तो ये क्लियर, थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन ये भी आप समझ लें कि व्हाट इज द न्यू एफआरबीएम फ्रेमवर्क, कब से लागू हुआ है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, प्राइमरी ये सारे डेफिसिट्स कौन से हैं, ये क्या होते हैं, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, किसमें से क्या हटा दिया जाए तो क्या आ जाता है, ओके, और इन तीनों का अलग अलग उपयोग क्या है अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये सब चीजें बताई जा चुकी हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर जब इन्फ्लेशन की बात आएगी तो इन्फ्लेशन के बारे में ये सब तो चलो थ्योरेटिकल हो गया, कोई बात नहीं, ये वेरिएंट्स, लेकिन कहीं पता चला ऐसे ही आते जाते पूछ गया हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हाट इज मेंट बाय हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलिए, या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेडलाइन इन्फ्लेशन, 1 2 3, ओनली 1 इज करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, ऐसा करके तो हेडलाइन इन्फ्लेशन वगैरह जो टर्म्स आते हैं इन्फ्लेशन के साथ जुड़े हुए जो शब्द या शब्द युग्म जो आया करते हैं अक्सर न्यूज आइटम में, क्लियर रहिएगा उसके बारे में, ठीक है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंस है, दोनों को कौन कैलकुलेट करता है, किसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, बास्केट सिस्टम, ये सिस्टम, वो सारे सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में कराया जा चुका है। हाउ टू फाइंड द राइट टर्म छोड़ दो, ये चलो मान लिया कि मेंस का क्वेश्चन हो गया। टॉलरेंस बैंड किसे कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन द टॉलरेंस बैंड हैज बीन सेट एट ए 5%, बी 3 to 5%, ऐसा करके आपको रेंज दे देगा, और आपको बताना है कि इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी है उसमें इन्फ्लेशन का कौन क्या स्तर है जो माना जाता है कि ओके इतना चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर इतना ज्यादा बात हुई है इस पे कि अनबिलीवेबल तरीके टेपर टेंट्रम पे बहुत ज्यादा बात हुई है कि जो ये करंट जो कोविड की वजह से जो क्राइसिस हुई है वो आगे कैसे अनफोल्ड होगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है, ये सब चीजें आपको मालूम है। जो जितना भी मुझे समझ में आया हाइलाइट्स वो मैंने लिख दिया। अभी मैं सब नहीं बता रहा हूं, वही शब्द बता रहा हूं जो ये, जैसे ये 2 हो गए, ठीक है, ये 2 हो गए, ये प्रीलिम्स में भी घुमा के फंसाए जा सकते हैं, मेंस के लिए अभी नहीं बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो किस चीज पे आपको एकदम तैयार रहना चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आता है, कौन सा कैपिटल अकाउंट में आता है, इसमें कोई माफी नहीं है, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति क्या है और उसके अच्छे होने का या सुधरने का सबसे बड़ा कारण क्या है इन दिनों, समझ गए बात। इधर हाल फिलहाल में बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने का सबसे प्रमुख कारण क्या है मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो ये छोड़ दो, कोई बात नहीं। फॉरेक्स कैसे मैनेज होता है, ठीक है, चलो अभी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से संबंधित आपको तथ्य मालूम होने चाहिए, फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स नहीं, फैक्ट मालूम होना चाहिए। मतलब कहने का क्या कि कन्वर्टेबिलिटी हमारे कंट्री में, हमारी जो पॉलिसी है उसमें कन्वर्टेबिलिटी किस हद तक पहुंची है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हमने ये कन्वर्टेबल कर दिया है लेकिन इसको अभी भी कन्वर्टेबल नहीं किया है, ये साफ साफ पता होना चाहिए कि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात हो रही है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको सरकार नहीं चाहती है कन्वर्टेबल बनाना फुली, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, ये आपको क्लैरिटी से मालूम होना चाहिए, ठीक है। हमारा एक्सटर्नल डेट का सिचुएशन क्या है, आपको मैं अगर तथ्य देना शुरू कर दूं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भारत का जो एक्सटर्नल डेट है उससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ा है, यह पिछले 3 सालों में लगातार घटा है। आप एग्रीकल्चर, मुझे अचानक से याद आ गया,
आप एग्री करते हैं कि नहीं? ऐसा ही मिलता जुलता सवाल पूछा गया है। मैं बताता हूँ क्या है, मैं एकदम से मेमोराइज नहीं किया हूँ, लेकिन ऐसा सवाल आ चुका है कि ये पिछले इतने सालों में बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है, ऐसा करके सवाल आया हुआ है। तो थोड़ा सा आपको पैटर्न का आइडिया होना चाहिए। और उसके उत्तर में क्या हुआ था कि ऐसा नहीं है, ये शायद खाद्यान्न से संबंधित था या कुछ था, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से संबंधित कुछ था कि ये इसका प्रोडक्शन लगातार तेजी से बढ़ा है कि क्या हुआ है, या एरिया में था कि इतने में उगाया जा रहा है, वट मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं। और उसके उत्तर में कैच क्या था जानते हैं? कि लगातार शुगर केन था, क्या कुछ था, शुगर केन का प्रोडक्शन या लगातार नहीं बढ़ा था, ऊपर नीचे हुआ था। तो सोचिए इतना तक आइडिया होना चाहिए। ओवरऑल तो बढ़ा था, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओवरऑल तो बढ़ा हुआ है कि पहले मान लो 30% था तो 40% हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बढ़ा है पिछले सालों में। लेकिन पिछले सालों में लगातार बढ़ा है? नहीं नहीं नहीं, लगातार नहीं, उठा गिरा है, फिर उठा है, फिर गिरा है, और फिर उठ के आ गया है 40 पे, समथिंग लाइक दैट वाज देयर। जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया होगा देखो याद आ गया, सही आस्तिक ठीक बोल रहा है, मुझे सही याद आया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड या शुगर केन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था इसके ऊपर, तो थोड़ा सा आपको पैटर्न का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मैं बहुत कंसेप्चुअल एग्जामिनर हूं, बनाना चाहूं पेपर सेटर, तो मैं लिख दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डायरेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, ग्लोबल मॉनेटरी नॉर्मलाइजेशन सब ठीक है, आरबीआई स्टेबलाइज द मार्केट एट रिसेंट टाइम्स, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ, ठीक है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से संबंधित एक जनरल आइडिया होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है, सेक्टर्स की जब बात आएगी तो एक चीज यहां पे बता देता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में तो अच्छा है ही, वो अच्छा चीज बताता ही है, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, सर्विसेज के बारे में बहुत सारी जानकारी आती है। कुछ मेरा भी थोड़ा बहुत मत है और कुछ और जानकार लोगों का ये मत है कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाले जो हैं, उनमें से कुछ एस्पेक्ट्स इंडिया ईयर बुक में से भी पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज या गवर्नमेंट का जो व्यू है वो पता करना हो, तो थोड़ा बहुत इंडिया ईयर बुक को बहुत सिलेक्टेड आइटम्स के लिए देख लेना चाहिए। आप ना परेशान हो, मैं आपको एग्जैक्टली बता ही दूंगा कि हम आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी अभी इसको यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, आपको पीडीएफ दे ही दे रहा हूं। अब आपका ये मतलब है, देखिए जब आपको पीडीएफ दिया जाए तो आप ये पूरा तैयारी करने मत बैठ जाइएगा। यू अप्लाई योर माइंड कि इसमें से किसमें से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। ये सभी कुछ जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप जानते ही हैं, बहुत सारे बार जो है उनकी चर्चा बहुत हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत डेटा देख लीजिए। कई बार ऐसा कंफ्यूजन कर सकती है, अगर पेपर बनाने वाला हो, थोड़ा सा आपको आपके अटेंटिवनेस को जो है चेक करना चाह रहे हो, तो हो सकता है वो ऐसा 3 अलग अलग तरह के प्रोजेक्शंस हैं, देखिए। ठीक है, और फिर भारत का जो जो इकोनॉमिक सर्वे में जो आया है वो है, तो किसका कितना रहा है और भारत का अल्टीमेटली कहां बैठा, आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए। अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेंस वाला है, छोड़ दीजिए इसे। एक महत्वपूर्ण चीज है तो वैसे ये भी मेंस का, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज का। इसमें क्या बताया जा रहा है? ठीक है, इसमें यह बताया जा रहा है कि सरकार ने कैसे चीजों को संभाला। सबसे पहले ये तय किया कि सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो भैया, कि जो है उनका फूड और लाइवलीहुड, इसलिए मार्च 2020 के दौरान इतना % पैसा इस पे खर्च किया। धीरे धीरे चेंज किया उसको, फिर कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया जाए, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पर ध्यान दिया जाने लगा। फिर इन पूरी तरह से मतलब मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाने लगा। और फिर अंत में जब ये चीजें स्टेबल होती दिखी, तब लिक्विडिटी, तब जाके लिक्विडिटी बढ़ाई गई। पहले लिक्विडिटी बढ़ा देते तो क्या होता? अगर पहले ही लिक्विडिटी बढ़ा दीजिए बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में या प्रोडक्शन कैपेसिटी में, और लिक्विडिटी लोगों के पास बढ़ जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली, ठीक ठीक आंसर। तो ये सब मालूम है आपको। आप इसमें से तुम्हें क्या लगता है कि क्या आ सकता है प्रीलिम्स के हिसाब से? म्यूचुअल जो, खाली एक ये सब चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट जो भी डेटा लेटेस्ट इस समय ऑनलाइन अवेलेबल हो जाके देख लीजिएगा।
कि ओवरऑल पूरे फिस्कल ईयर का जो एलोकेशन है वो सेक्टर वाइज कैसा रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस पे भी सवाल आ सकता है, कोविड-19 के लिए जो स्टिमुलस पैकेज है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सरसरी निगाह से 3 या 4 बार देखेंगे तो ज्यादातर जितनी भी आप पॉलिसीज देखते हैं वो बहुत सारी इसमें कवर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, आप खाली देख लीजिएगा कि कौन सी पॉलिसी को लेकर ये हमको फंसा सकते हैं, ये जरूर देख लीजिएगा कि वो पूछे कि ये पॉलिसी इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं स्टिमुलस पैकेज में, इस तरह से पूछा जा सकता है। या इसमें स्टिमुलस पैकेज जो दिया गया है 6,28,993 या जो भी जितना भी 1 करोड़, उसमें सबसे अधिक टॉप 3 सेक्टर्स किसको मिला है पैसा, इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जुलाई दिसंबर सब दिया हुआ है इसमें, छोड़ दीजिए, अभी नहीं आपको परेशान करेंगे इस चीज को लेकर। मेंस का है, बाद में बात करेंगे। फिस्कल इंडिकेटर्स, हाँ अब यहाँ से शुरुआत होगी, थोड़ी थोड़ी प्रीलिम्स से संबंधित क्वेश्चंस आपसे को पूछे जाएंगे और आप एकदम सावधान हो जाइए। देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या इसमें डेटा दिए हुए हैं। रेवेन्यू रिसीट्स, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, असाइनमेंट टू स्टेट्स, टैक्स रेवेन्यू, नेट टू सेंटर, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अलग अलग चीज जो है, अलग अलग तरह के जो आप एस्टिमेट्स जानते हैं वो सब दिए हुए हैं। ठीक है, 2021 2021 और 21-22 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो देखिए आपका इंटरेस्ट का एरिया ये है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20 से 21 में कितनी बढ़ोतरी हुई, 21 से 22 में कितनी बढ़ोतरी, आपका बीच वाला एरिया। मुख्य रूप से मैं कहूं, खैर आपको दोनों देखना पड़ेगा, इसलिए दोनों देखना पड़ेगा, हल्का सा आइडिया इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2020 जो है वो कोविड वाला साल है, तो कोविड वाले साल से रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, वो बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 80% ऑफ योर अटेंशन शुड बी ऑन दिस कॉलम ओनली। 2021 की तुलना में 2022 जो 21-22 चला वो वहां उसमें क्या बढ़ोतरी हुई 21 की तुलना में, आप सिर्फ ये कॉलम को अच्छे से देख लीजिएगा। मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे संबंधित बहुत सारा पाई डायग्राम, चार्ट, ये सब आ चुका होगा ऑलरेडी मार्केट में, तो जहां भी आपको उपलब्ध मिल जाए भैया आप अपनी तैयारी कर लीजिए। और मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा और आपके लिए बहुत अच्छे से ये चीज काम करेगी अगर आप सिर्फ यहीं पे न रुक जाएं कि इससे इतना बढ़ोतरी इतना घटोतरी हुई है, बल्कि एक स्टेप और जाके कि क्यों ये बढ़ोतरी या घटोतरी क्यों हुई है। बस कंप्लीट है आपकी स्टडी, फिर कंप्लीट, यू डू नॉट स्टॉप हियर, नहीं तो फिर कहीं फंसा देगा। मेंस वाला है, छोड़ देते हैं। रिसीट्स में क्या ट्रेंड्स हुए हैं, बिल्कुल प्रीलिम्स में मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, अगर मेरा बस चले तो जरूर बनाऊंगा मैं क्वेश्चन कि जो रिसीट्स हैं, जीएसटी हो, यूनियन एक्साइज हो, कस्टम्स हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो और इनकम टैक्स। ठीक है, ये पर्सनल वाला है और ये कॉर्पोरेट टैक्स है, मतलब कंपनीज पे जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ही दोनों, एक तरह से इनकम पे ही टैक्स लगता है, प्रॉफिट पे। ठीक है तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में ऐसे लाइन अपना दिमाग में आके ऐसे बना लीजिए भाई कि 17, 18, 18, 19 1.5 रहा, 1.2 हुआ, 1.2 हुआ, फिर बढ़ा, फिर घटा। मालूम होना चाहिए कि अच्छा एक्साइज ड्यूटी का ये पैटर्न है। जीएसटी में क्या हुआ, 2.6 था, 3.1 हुआ, बढ़ा, फिर गिरा, फिर कम है परसेंटेज। तो अब 2018-19 से जीएसटी के जीडीपी परसेंटेज शेयर में जो है वो गिरावट आई है, हाँ आई है, ठीक है, बिल्कुल आई है। ऐसे पैटर्न को आप एनालाइज कर लीजिए और एक एक करके बैठा लीजिए। सो सॉरी, जीएसटी है, आई थिंक, व्हाट इज दैट, कलर कोडिंग शायद उधर गलत है, आई बिलीव ये जीएसटी है। अच्छा वो उस परसेंटेज टर्म में हुआ, ठीक है, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम, नो, ठीक है। तो आप इसका कलर कोडिंग अपना बना लीजिएगा और अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, 4-5 लाइन लिख लीजिए, बस 4-5 लाइंस बना लीजिए। इसकी लाइंस कैसे बनाएंगे कि इस जो आपको दिख रहा है वो अपनी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि 2017-18 की तुलना में, या उतना पीछे ना जाइए, परेशान ना होइए, यहां से चलिए कि पिछले 3 सालों में ये ले लीजिए, मान लीजिए कॉर्पोरेशन टैक्स में ये चीज देखने को मिली है, ये पर्टिकुलर ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। दैट्स ऑल, 4 या 5 पॉइंट इससे आप बनाइए और मैटर खत्म। ये इसका है, याद, ये कलर कोडिंग इसकी है, ये कलर कोडिंग इसकी है, ठीक।
आज के करंट पूछे कोई तो ये आपको प्रोपोर्शन मालूम होना चाहिए, और पिछले सालों का पैटर्न पूछा है तो इससे 4 पॉइंट बना लीजिए। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू व्हाट आई एम सेइंग? इसको तो मन में बैठा ही लीजिए कि जिस इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट ऑफ इकोनॉमी जिस दिन जब सर्वे बना उस समय ये स्थिति थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये स्थिति हुई है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। 3-4 पॉइंट बना लीजिए, दैट्स ऑल, आगे बढ़ जाइए। ठीक, देखिए अपने सामने देखिए। हाँ, भारत पिछले कुछ सालों में, पिछले वर्षों में इंटरेस्ट रिसीट्स में कमी आई है। लगातार नहीं लिखा है तो कमी आई है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, लगातार कमी आई है लिखा है तब perhaps that is also okay, but यहाँ पर देखिए अप डाउन हो गया, ये बढ़ा फिर गिरा, तो लगातार मतलब नहीं हो। ये सब ध्यान रखिएगा। पिछले कुछ वर्षों में इसमें कमी आई है, पिछले कुछ वर्षों में इसमें लगातार कमी आई है, यहाँ पर आपको पकड़ लेना है। एक सवाल गलत मत कीजिएगा सिर्फ इसलिए कि आपने ध्यान से पढ़ा है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, फॉर एग्जांपल नॉन टैक्स रेवेन्यू और एक्सटर्नल ग्रांट्स, मुझे सवाल बनाना होगा तो मैं ये इस चिटकुटाई पे नहीं जाऊंगा कि इन सब पे बनाने लगूं, नहीं, मैं मुख्य जो मुख्य इंडिकेटर्स हैं उन पर बनाऊंगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू पे और एक्सटर्नल ग्रांट्स पे मैं सवाल बनाऊंगा। इनका पैटर्न आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्या पैटर्न रहा है, कितना परसेंटेज इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या रहा है, मालूम होना चाहिए लाख करोड़ में। ठीक है, देखिए ये है की पॉइंट्स। क्या की पॉइंट्स? ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से ये मुख्य मुख्य बातें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या मुख्य बात होनी चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट आया है, अपडेटेड रिटर्न्स का लाया गया है। अपडेटेड रिटर्न्स का क्या होता है मालूम होना चाहिए आपको, कि अगर किसी से रिटर्न कोई भर गया हो और उसको बाद में अपनी गलती का एहसास हो, तो जिस साल रिटर्न भरा है उसके बाद 2 साल बाद तक वो अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले क्या व्यवस्था थी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आप ये रट के तो चले जाएंगे कि आप 2 साल तक कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल इससे शायद नहीं पूछे। वो सवाल पूछे कि अच्छा अब अगर ये कर सकते हैं तो पहले क्या कर सकते थे। तो वो दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि नहीं भैया, पहले जो है 2 साल तक अपडेट नहीं कर सकते थे। पहले आपके पास एक ही ऑप्शन था कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो गिवन टाइम में आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, दैट इज ऑल। 2 साल तक का विंडो नहीं अवेलेबल था। आपने रिटर्न भरा जुलाई में, मार्च आ रहा है अगला मार्च तक आप रिवाइज कर दीजिए उसको, दैट्स ऑल। ठीक, तो आप 2 साल के बाद तक आप अपडेट कर सकते हैं। फिर और क्या किया गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन पे भी एएमटी लाया गया है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कि आप अपने बुक्स को मतलब ऐसा प्रेजेंट करके, ज्यादा नहीं डीप में जाइए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है और किन पे पहले लगाया जा चुका है, कहां से इसकी संकल्पना आई है, किन पर अभी लागू था, और कौन सा वो नया क्लास या कैटेगरी है जिसपे ये लागू किया गया है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा हुआ है, 15% इसका टैक्स रेट है, कि इतना टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा। आपके बुक्स में आपने जो अकाउंट्स बनाया है उसमें चाहे आपने प्रॉफिट दिखाया हो चाहे नहीं दिखाया हो, बनने की बात है, इतना तो आपने मान लिया जाएगा कि आपका टैक्स इतना तो बनता ही है। फिर जो इंसेंटिव्स थे स्टार्टअप्स के लिए वो 2023 तक जारी रखे जाएंगे। 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर तो बहुत सारी बातचीत हो रही है। इसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी पर भी बात हो रही है कि अब क्या, अब तो टैक्स लगा दिया सरकार ने, अब सरकार ने तो खुद ही मान लिया कि ये लीगल है। नहीं नहीं नहीं, इस ट्रैप में मत पड़ना। किसी पर टैक्स इंपोज करने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार ने, पार्लियामेंट ने उसकी लीगैलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग्स का व्यापारी है, उसने ड्रग्स का व्यापार किया और 100 करोड़ रुपए कमा लिए चुपचाप, वो पकड़ा गया, फिर तो जो 100 करोड़ कमाए उस पर टैक्स नहीं लगी सरकार, पेनल्टी वेनल्टी लगेगा, टैक्स लगेगी, जेल जाए, वो सब ठीक है, सब अलग अलग चीजें हैं वो। तो जस्ट बिकॉज सरकार उसके प्रॉफिट, उसके मुनाफे पे टैक्स ले रही है, इसका ये मतलब थोड़ा कि सरकार कह रही है कि नहीं ठीक है, अच्छा है, नहीं। टैक्सेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड उसका जो सोशल और लीगल एक्सेप्टेंस है दैट इज अ डिफरेंट, दोनों को अलग रखिएगा, जल्दी बढ़ जाएंगे। कैपिटल गेन्स पर जो सब टैक्स है वो 15%। इनडायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में ये सब ठीक है, चलो। हाँ, ये एक नई चीज है, ये ध्यान रखिएगा इसको।
कस्टम्स नेशनल पोर्टल, इसके क्या फीचर्स हैं? 2 या 3 फीचर्स खाली समझ लीजिए। यहाँ भी फेसलेस कस्टम्स शुरू कर दिया गया है, टैक्स सिंप्लीफिकेशन। थोड़ा थोड़ा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा विश्वास, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि इससे सवाल बन सकता है। ये सिंगल स्लाइड जो आपको दिख रही है सामने, इससे एक प्रश्न आ सकता है, सावधान रहिएगा। नहीं नहीं, इसमें नहीं जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स आपको जानने चाहिए, यस बिल्कुल जानने चाहिए। आप यहीं से नहीं, अगर आपको ध्यान हो और अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो हमने इकोनॉमी की जो मेन क्लासेस हैं वो पढ़ते समय भी इनकम के और एक्सपेंडिचर के दोनों के मेजर मेजर पोर्शंस बना के दिए हुए हैं। एम आई राइट? डू यू रिकॉल दिस? हमने बड़ा अच्छा सा वो सब कहीं से अडॉप्ट करके कुछ बनाया था, अगर मुझे सही ध्यान आ रहा है। ऐसे गुब्बारे गुब्बारे बनाए थे कि इतने परसेंट ये जाता है, इतना परसेंट डिफेंस में जाता है, ऐसा ऐसा करके आपको याद होगा, जरूर उसको समझ लीजिएगा। आपको इंडिया का जनरल एक्सपेंडिचर जो कॉम्पोजिशन है वो मालूम होना चाहिए, रेवेन्यू की कॉम्पोजिशन मालूम होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर की कॉम्पोजिशन मालूम होनी चाहिए। कम से कम टॉप फाइव आइटम्स आपको मालूम होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सबसे खतरनाक टाइप का सवालिया कौन सा होता है, सब लोग मानते होंगे। सबसे खतरनाक टाइप का सवाल कौन सा आता है? 1 और 2 वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1 2, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, कोई नहीं। इसमें एलिमिनेशन नहीं चलता है। सही बोल रहे हैं कि हमसे कुछ समझने में मिस्टेक हुई? ये थोड़ा सा होता नहीं अजीब सा, इसमें जो ट्रिक वगैरह नहीं काम करता है, इसमें एकदम से आपका सीधे कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है, आपकी नॉलेज जो है वो चेक हो जाती है इसमें। तो इस उस वाले ऐसे एरियाज में से वैसे क्वेश्चन आना बहुत जो है संभावित होता है, इसलिए बहुत ही सावधान रहिएगा। पिछले वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट आई है, वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में इस साल में ऐसा हुआ है, पर्टिकुलर इस करेंट बजट में और इकोनॉमिक सर्वे बजट को साथ साथ मिला के तो पढ़ना ही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया गया है या कितना दिया गया है, हो सकता है परसेंटेज आपसे पूछ ले कि इतना आउटले किया गया है, ठीक है। रेवेन्यू की तुलना में कैपिटल में दोनों में पारस्परिक क्या कैसे चेंज आया है, किस तरह का ग्राफ बन रहा है, उसे समझिए आप, कितने परसेंट का क्या लेआउट रहा है, ठीक। अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट में भी चले जाइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का फायदा क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या क्या फायदा होता है, इन्फ्लेशन नहीं उतनी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण लोग जो है एंगेज रहते हैं, सही लोगों के हाथ में पैसा जाता है, फिर और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आता रहे, ताकि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए टाइप का भी आ जाए तो भी आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में भी गलती नहीं करें। डेट, भारत का जो कर्जा है, काफी इस पे बात होती रहती है, आप तो जानते हैं। तो डेट की क्या पोजीशन है भाई, कैसे डेट हैंडल हुआ है हमारा, ठीक है। पब्लिक डेट और जो है पब्लिक, पूरा एक तरह से देखिए ना, आपको याद होगा, अगर मैं ठीक से मैं याद कर पा रहा हूं तो आपको याद होगा कि इस एस्पेक्ट को हमने डेट का जो इंडिया के डेट का जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपको ध्यान हो, इसका चार्ट भी बनाया हुआ है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये सब दिया हुआ है, उसमें एक पाई डायग्राम या कुछ बना के दिया हुआ है कि इंडिया का जो टोटल डेट है उसमें किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्सटर्नल डेट कितना है, इंटरनल डेट कितना है, हाँ लॉन्ग टर्म लोन कितना लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितनी, याद आया आपको? ये सब सब बताया हुआ है, जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप प्लीज। इकोनॉमिक सर्वे के पीछे का कॉन्सेप्ट भी जरूर रिवाइज करते चलिएगा। सब हमने पढ़ा था कि हमारा लॉन्ग टर्म कंपोजिशन कैसा है, ये देखो, फिर एक परसेंटेज और जीडीपी देखिए। हाँ याद आ गया ना मुझे बात करते करते, आप याद करिए कि हमने ये भी पढ़ा था, किसी ने, आप में से ही किसी ने इस चीज को पॉइंट आउट कराया था, सर आदित्य ने या किसी ने कराया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि सर एक न्यूज आइटम आया है जिसमें कहा जा रहा है, या अंजलि ने कराया था शायद, किसी ने, नाम में मैं मिस हो सकता हूँ, उसमें कहा जा रहा है सर कि इतना पैसा जो है वो
सरकार को इस बार इतना डेट अपना जो है वो रिपेमेंट करना है, तो हालत में खराब हो जाए। आपको याद आया? ये वाला हम लोग चर्चा किए थे। किसी लड़की ने सवाल पूछा था, इतना मुझे ध्यान है कि सर ये जो पैसा वापस देना पड़ेगा इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? डू यू रिमेम्बर? कौन पूछा रहा? अरे वीणा। यस यस राइट, अंजलि नहीं, वीणा ने कहा। यस करेक्ट। चलो तो वो वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। वो वाला या तो लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। अरे गड़बड़ाया ये थोड़ा सा, मेरा ही सिस्टम गड़बड़ा गया थोड़ा, ये कंप्यूटर वाला। I just do not know why am I not able to locate first, second, third और fourth। चार जो टॉपिक थे ना पहले, उसका पीडीएफ गॉड नोस की क्यों नहीं मिल रहा है। बाकी का मिला है, बाकी का इकट्ठा कर ले गया हूँ, मैं वो भी ढूंढ रहा हूँ। डू नॉट वरी, कहीं से भी मैं उसको, कहीं तो जाएगा तो कहीं है नहीं, कहीं ना कहीं होगा, मैं ढूंढ के आपको दे दूंगा। सो डोंट वरी, अगले हफ्ते टारगेट है कि आपको सारे पीडीएफ जो है मिल जाए। ठीक, परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये देख लीजिए कि एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी पिछले 3 सालों का तो कम से कम ध्यान रखिए। 18, 19, 20, 21 का आपको मालूम होना चाहिए कि लगातार पब्लिक डेट एज ए परसेंटेज बढ़ा है। दैट्स ऑल। और सतर्क रहना पड़ता है। ग्राफ में से डेटा खींचने में चालाकी होनी चाहिए, प्रीलिम्स का सवाल सही करना। और ये भी कि क्या ये कहीं ये वाला जो साल है ऑल टाइम लोवेस्ट कौन सा था साल, सबसे कम कब था, सबसे ज्यादा कब था, दोनों एक बार देख लिया। और पिछले 3 साल में कैसा था, दैट्स ऑल, लीव इट। उसके बाद नहीं बनेगा सवाल तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं, लेकिन इसमें से सवाल बने तब गलत नहीं करना। मैच्योरिटी प्रोफाइल बहुत जरूरी है, बहुत ही मजेदार चीज है ये अगर देखो तो। ठीक है कि किसमें क्या चेंज आया है, इंटरनल रेट में, एक्सटर्नल रेट में, वो सब तो ठीक है, लेकिन डेट का अमाउंट ही नहीं, किस प्रकार का उधार है, उधार की प्रकृति क्या है, वो कौन सा है। अब हमने पढ़ा था ये चार्ट हम पढ़ भी क्यों रहे हैं, हमसे क्या मतलब कि क्या मैच्योरिटी है डेट की, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज खतरनाक होती हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में 5, याद आया आपको उदाहरण याद आया कि मान लो 5 साल के लिए लोन लिया, 5 साल के लिए लोन लेके उसको लगाया आपने हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ब्यूरोक्रेटिक डिले की वजह से या किसी कारण से लैंड का डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी कारण से टेक ऑफ ही नहीं हुआ, 5 साल बीत गए, पैसा वापस करने की बारी आई और हाईवे का नामो निशान नहीं है, तो इनकम का तो सवाल ही नहीं है उस प्रोजेक्ट से, तो पूरा पैसा तो फंसी गया, ऊपर से देना पड़ रहा है ब्याज। यू गॉट माय पॉइंट। इसीलिए लॉन्ग टर्म हमने ये सब डिस्कस किया हुआ, आपको ध्यान होगा। तो इनका परसेंटेज कैसे बदला है, क्या हुआ है, आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 2012-13 से तुलना की गई है, हरा वाला 12, देखिए कैसे ये ज्यादा था और कैसे देखो 20 ईयर से कम वाला 11% हुआ करता था और अब वो 20% है। यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म डेट में जो है वो बढ़ोतरी दिख रही है। ठीक है, ये कुछ डेटा लिखे हुए हैं आपको, मैंने इसी उद्देश्य से लिखा था कि कम से कम जो यहां इन लाइनों में लिखा है ये आपको मालूम होना चाहिए, बाकी ना भी पढ़ पाओ। इनमें से किसी को भी मैं एक सेंटेंस बना सकता हूं और निम्नलिखित कथनों पर विचार करके दे सकता हूं कि क्या यह बात सही है कि पब्लिक डेट इज लार्जली ओन्ड बाय इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स लाइक बैंक्स, फलाना धमाका। सीधे सवाल उठ सकता है, सीधे इकोनॉमिक सर्वे की लाइन से, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैज डिक्रीज्ड, ऐसा करके आ जाएगा, जबकि हुआ है इंक्रीज। तो ये जितना कम से कम इस पीडीएफ में लिखा है उसके तो कम से कम मास्टर हो ही जाएगा, बाकी छोड़िए। यूनियन सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। केंद्र राज्य संबंध में आर्थिक जो पक्ष है वो बहुत हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं अभी हाल फिलहाल में, सेंटर में यूनियन ने क्या क्या किया है। 3, ठीक है, 3 तरह के जो है ये इंपॉर्टेंट इनपुट जो है हमको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट मेजर्स मिलते हैं। एनहांस्ड बोरोइंग लिमिट्स को एनहांस किया गया है स्टेट्स की, जीएसटी शॉर्टफॉल के लिए लोन और स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसको इनको ऐसे
क्योंकि ये लेक्चर में पूरी तरह कवर हो चुका है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा इस पर और बिल्कुल भी समय वो नहीं करूंगा। कहने का अर्थ है कि कम से कम इस पीडीएफ में कुछ भी मत छोड़ना। नेक्स्ट, फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ स्टेट्स, आई डू नॉट नो। इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए डू नॉट बॉदर, ऑफ कोर्स यू शुड नेवर बॉदर। जब पीसीएस का तैयारी कर रहे होंगे तब देखा जाएगा। अभी सिर्फ ओवरऑल स्टेट्स में क्या पैटर्न है, स्टेट्स ने कैसा परफॉर्म किया है ओवरऑल, वो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अभी आज ओवरव्यू सारा देख लेते हैं फटाफट फटाफट। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है भाई? मैं प्रीलिम्स से क्वेश्चन बना दूंगा। लिक्विडिटी कॉरिडोर इज रिफर्स टू 1 2 3 4, द डिफरेंस बिटवीन फलाना एंड फलाना, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, ऐसा करके आपको फंसा सकता हूं मैं इसमें। ठीक है, आज की तारीख में पॉलिसी रेट क्या है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फलाना, ऐसा पूछ सकता हूं मैं सवाल। ठीक, मार्केट स्टेबलाइजेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फलाना डिपार्टमेंट ऑफ ये, आरबीआई, ऐसे करके एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और सौभाग्य से हमने इसको इतने डिटेल में पढ़ा है। मैं कम से कम पूरी तरह से तो संतुष्ट नहीं हूं अपने पढ़ाने से, लेकिन ठीक है, इस परीक्षा में रीजनेबली वेल करने भर का इकोनॉमी हम लोग पढ़ पाए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, आत्मविश्वास है। ये क्या है? इफेक्टिव डेट बताई जा रही है, रेपो रेट वगैरह। अच्छा, ये चार्ट वहीं से दिया गया है। हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए, बहुत बहुत आराम से, कि कौन सा किस रेंज में रहता है, कौन सा रेशियो या रेट किस रेंज में अक्सर रहता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हैज बीन अराउंड व्हाट परसेंटेज, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन किस रेंज में, और ये भी कि कौन वाला रेट दूसरे वाले रेट पे डिपेंड करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने तरह के मनीज पढ़ते हैं हम, M1 M2 M3, उनका लेटेस्ट लेटेस्ट रेशियो क्या है, कौन सा कितना है, ये आपको हल्का आइडिया होना चाहिए। भाई टोटल मनी इन सर्कुलेशन मान लो 20 लाख करोड़ करोड़ है, तो उसमें से कौन से टाइप का कितना है, एक हल्का आइडिया आपको होना चाहिए। रिमेंबर दैट। ठीक है, amongst sources, bank credit to the government was a major contributor to increase in broad money. लो आएगा, ब्रॉड मनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसको ब्रॉड मनी कहते हैं? नंबर 2, इसमें ये आता है। नंबर 3, ब्रॉड मनी में जो बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट है। ऐसा करके अगर पूछे, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप एलिमिनेशन भी कर ले जाएंगे, और अगर इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद एलिमिनेशन से आगे भी बढ़ पाए, आप पॉजिटिवली भी कुछ सवाल सही कर पाए। ट्रेंड, ट्रेंड कभी न छोड़िएगा। कोई जंप आया है तो कब आया है, और गूगल करिए कि क्यों आया था, बस फट से नोट्स बना लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब टेक्स्ट बुक में वापस आने का समय नहीं है, गूगल कीजिए, नोट्स में डालिए, आगे बढ़ जाइए। मनी मल्टीप्लायर तो आप जानते हैं, मार्केट लिक्विडिटी, ठीक है, ये सीधा सवाल दे सकता है। मेरी आशंका है कि सीधा सवाल आता इस स्लाइड से कहीं ना आ जाए। कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्या हैं, जो भी ये स्कीम्स हैं, ये क्या मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है, और उनका इंपैक्ट कितना है, कौन सी चीज का क्या क्वांटम है, और किस क्षेत्र के लिए वो बने हैं, यानी उनका प्रयोजन क्या था, उद्देश्य क्या था, मालूम होना चाहिए। आप जल्दी से लेक्चर हाई स्पीड में अगर, अच्छा हाँ, मैंने ऐसा कहीं से फीडबैक मुझे मिला कि लेक्चर की स्पीड को बढ़ा के देखने का ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ इस दिशा में हो सकता है, प्रीलिम्स सर पे है, इसमें कुछ दिशा में हो सकता है, तो मैं आग्रह करता हूं जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, इंश्योर करें कि ये चीज किसी तरह से हो जाए। ठीक है, अभी मुझे जवाब नहीं चाहिए कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा, ये सब नहीं सुनना है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी सुविधा कैसे लाई जाए उसका प्रयास करते हैं।
ठीक है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसकी यील्ड पे क्या प्रभाव पड़ा है, वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट मिलता है, यील्ड मिलता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है उसमें, और टेपर टेंट्रम में क्या कोई रिलेशन है, डव और हॉक ये दो पोजीशंस क्या होती हैं, सब दिया हुआ है भाई। कोशिश तो यही की थी। बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से, मैं तो इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं भाई, ठीक है। अदरवाइज मेंस में अगर आप देखिए तो मेंस में कुल मिलाकर बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, सिर्फ एक ही है कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, क्योंकि लोग पैसा वैसा लेके भाग गए हैं, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ओवरऑल रिफॉर्म्स का अगर आपको आइडिया है तो आप सवाल लिख ले जाएंगे, ठीक है। एनपीए कैसे कम हो, ये सब कैसे हो सकता है। प्रीलिम्स के लिए हाउएवर, क्योंकि इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, उनको जानना आपको आवश्यक है। एनपीए का रेशियो बढ़ा है, घटा है, कौन सी पॉलिसी लाने के बाद क्या हुआ है, एंड स्पेशली दिस नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कब आई है एग्जिस्टेंस में, इसके रेगुलेटरी बॉडी कौन है, मेरी समझ में जितना आया सब मैंने आपको लिख के दे दिया है कि कहीं भटकना ना पड़ेगा। खाली आप पढ़ते जाइएगा पीडीएफ, मेरा विश्वास है कि आप निराश नहीं होंगे। और चैप्टर वाइज क्लासेस तो अभी होनी बाकी है, ये तो सिर्फ ओवरव्यू है। हमारा कहने का अर्थ कि कम से कम इतना तो याद है कर लियो तुम, सोमवार से पहले पहले, मंगलवार से पहले पहले। मंगलवार को अगर नहीं संभव पाए तो बुधवार को क्लास अगली होगी, आज के बाद मेरी क्लास शायद बुधवार को होगी। तब तक ये पीडीएफ में कुछ बचा है ना, ध्यान रखना। आपके रिवीजन से, मैं रटने को नहीं कह रहा हूं, आपके रिवीजन से ना बचे, एक बार देख जरूर लिखिएगा। टर्म डिपॉजिट लेंडिंग रेट, आई विल नॉट से दैट यू शुड वरी मच अबाउट इट, नो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जाने देना, ना परेशान, इतना कहां याद कर पाओगे सब। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, यस, मालूम होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या है आपको मालूम होना चाहिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी अभी इसको बढ़ाकर इतना कर दिया गया है, ये इस साल में लाया गया था, इसमें इस साल में संशोधन लाया गया है, ऐसे कर करके पूछे तो सावधान रहना है, ठीक है। सब कुछ है, आई थिंक सारा इसमें समृद्धि हुई है। बैंक की क्रेडिट पे क्या असर पड़ा है ओवरऑल, सेक्टोरल, बैंक का जो बैंक की लेंडिंग होती है, बैंक जो उधार देता है, उसमें किस सेक्टर को कितना पैसा जाता है, और उसमें ओवर द इयर्स क्या क्या पैटर्न डेवलप हुआ है, आपको आइडिया होना चाहिए। स्पेशली फार्मिंग सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्टार्टअप सेक्टर, इनके लिए बैंक का क्रेडिट बढ़ा घटा कैसा हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है ज्यादा परेशान नहीं हो गया इसको अगर पढ़ लेंगे। डिजिटल पेमेंट्स देखिए नया, हाँ ये तो आया ही है, एक नया क्षेत्र उभर कर सामने आया है, आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या प्रभाव पड़ा है, और स्पेशली कोविड-19 क्राइसिस के दौरान डिजिटल पेमेंट पर क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और नवंबर 2018 को देखिए सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, मेरा इसको दोहराना जो है निरर्थक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसे, और आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। इंडेक्स, ऐसे ही सवाल तो आते हैं, आप सहमत होंगे मुझसे। जो सवाल लगता है कि अरे ये क्या पूछ रहा है यार, तो एकदम रटने वाला सवाल पूछ रहा है, वो यही होते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कंसिस्ट्स ऑफ, निम्नलिखित में से क्या क्या होता है इस इंडेक्स में, ऐसे ही सवाल आते हैं, सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, स्ट्रेट। एनबीएफसी इंपॉर्टेंट एरिया है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। फैक्टरिंग क्या होती है सिर्फ इतना पढ़िएगा बस, बहुत ज्यादा मास्टर बनने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये क्यों न्यूज में रहा है, ठीक है, कौन कौन अलाउड है फैक्टरिंग करने को, आपको मालूम होना चाहिए। ये सब प्रीलिम्स के ही दृष्टिकोण से है। उद्देश्य मुख्य रूप से, इससे पहले कि हम अगला शुरू करते, ये मेरा उद्देश्य यही था कि आपको पहले एक बार इसको पूरे को रिवाइज कर दिया जाए धड़ाधड़ा कर। अब आपका एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहेगा, आपको खुद जो करना पड़ेगा वो ये है, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे के जो ये 22 पेज आपको अभी मैं दे रहा हूं, अभी के अभी क्लास खत्म होते ही, इन 22 पृष्ठों में कंसेप्ट तो उतना है नहीं, कंसेप्ट वहां मिलेगा आपको, उन लेक्चर्स में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखो अगर इनका पीडीएफ मिल गया तो मैं अभी अभी दे दूंगा, रात भर में ढूंढूंगा आज फिर से, अगर वो मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो नहीं मिल पाए तो कल आप मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आप सब दे लीजिए, उसके बाद क्या करिए,
कि इकोनॉमिक सर्वे का जो पेज आप पढ़ रहे हैं उस पेज से संबंधित जो लेक्चर था उसको फटफट फटफट करके रिवाइज कर डालिए, दैट्स ऑल। कुछ नया, कुछ ऐसा चीज लगे कि ये तो बार बार भूल रहा है, ऐसे ही तो बताया गया था यार, ये मैं क्यों भूल रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप बार बार भूलेंगे, चाहे जितना याद कर लीजिए, उन्हीं को नोट्स बना लीजिए, दैट्स ऑल। इसी पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके इसी पर नोट्स बना लीजिए उसका। इस तरह से आपके प्रीलिम्स का कम से कम तैयारी हो जाएगा। पीडीएफ मैं ही बोल तो रहा हूँ कि ये पीडीएफ मैं ही दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे वाला मैं तुम्हें दूंगा ही, और पुरानी क्लासेस वाला पीडीएफ जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं दे दूंगा। हाँ क्यों नहीं भाई, और किसके लिए बनाए थे, लेकिन देते इसीलिए नहीं है, जानबूझ के नहीं देते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन हु रिवार्ड्स लैक्सिटी। मैं लैक्सिटी और मैं स्पून फीडिंग में यकीन नहीं रखता हूँ। जो है पीडीएफ का असली फायदा उन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए जो वाकई उनमें जो जिनमें वो गुरुता है, वो गुरुत्व है, वो सीरियसनेस है, और जिनमें वो परसिवरेंस है कि वो बेचारे दिन रात एक करके भी लेक्चर को स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, फिर भी बेचारे बैठ बैठ के सुनते हैं, वही डिजर्व करते हैं पीडीएफ। वो लफाड़ी टाइप के लोग नहीं, आप में से बहुत सारे जो हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं तैयारी, या ऐसा अपने आप को विश्वास दिला रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि और कुछ बताने को नहीं है, ये उनके लिए नहीं, ठीक है। खैर इसी से मिलता, चलिए अच्छा हुआ याद दिला दिया, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है मेरा कि, और वो 20-21 लोग जवाब नहीं देंगे जो कि क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं, ये प्रश्न उनसे है जो नहीं अपीयर हो रहे हैं। चलो आज का एक एवरेज ले लो कि मान लो कितने 39 लोग दिख रहे हैं अभी इसमें, ठीक है। ग्रुप अभी उसकी बात ही नहीं मैं कर रहा हूं कि ग्रुप में इतने लोग हैं तो सिर्फ 39 लोग क्लास क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं बाकी लोग जाए भाड़ में, लेट देम गो टू वेयर एवर दे वांट, आई डोंट केयर, ओके, हम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बात अभी इन 39 की कर रहा हूँ कि ये जो 30-40 लोग रेगुलर रहते हैं, विच आई हैव सीन कि दे आर रेगुलर, उनमें से कौन से वो लोग हैं, आंसर दें, जो मॉक टेस्ट में नहीं अपियर हो रहे हैं, तब जबकि मॉक टेस्ट उन्हीं टॉपिक्स पे लिया जा रहा है जो पिछले ही दिनों पढ़ाया गया है। ये मेरा प्रश्न है, आप उत्तर दें। अपना अपना ही इंडिविजुअल कारण ही होगा, तो जो नहीं अपियर हो रहे हैं उन्हीं को जवाब देना है ऑब्वियसली। वेट करता हूं मैं, आई विल वेट। ड्यू टू ऑनलाइन सीट आई एम नॉट अपियरिंग, ऑनलाइन सीट नहीं समझे, अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या है बात है ऑनलाइन सीट का क्या मतलब है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ऑफलाइन हो रहा है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, लिखिए अपने अपने रीजंस लिखिए, और ये चैट बॉक्स सेव होगा एंड देन वी विल इन्वेस्टिगेट, और दाहिने बाएं निकला तो फिर निकाल के बाहर फेंका जाएगा जो झूठ बोलेगा उसको। ओके ओके, व्हाई हैव यू नॉट बीन अलाउड, आई डू नॉट नो, नॉट इन प्रयागराज, चंदौली से हैं, ओके ठीक है, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, जो आप जिनके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है उनकी तो कोई बात नहीं। कौन फ्रॉम है, कहाँ है, ये भी ये भी पता लगाया जाएगा कि कौन उस दिन प्रयागराज में था कौन नहीं था कल, यहो जाने रहो। ओके ठीक है, ओके ऑल राइट, ओके फाइन फाइन, कोई नोएडा से, तो ज्यादातर लोगों की समस्या मतलब यह है, कुछ एक की स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है,
अधिकतर व्यक्तियों की समस्या ये है कि वो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ही अपियर हो सकते हैं और प्रयागराज में नहीं है, इसलिए वो टेस्ट नहीं दे सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके ओके, ड्यूटी कंस्ट्रेंट, वर्किंग प्रोफेशनल है। ओके, तो उपेंद्र जो है वो संडे को भी है तुम्हारा ऑफिस? होगा ही, तभी कह रहे होगे भाई। फेस वैल्यू को लेके चलते हैं तुम्हारी बात। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि if Kaustubh is listening to me, I hope he must be listening to me. If he is, then what we will do is this कि अब हम ये एनालाइज करेंगे कि आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो पिछले के ऑनलाइन हुआ था और आप अपियर हुए थे। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, अब हम ये भी पता लगाने का प्रयास करेंगे कौन कौन प्रयागराज में है और कौन नहीं है। इन चीजों पर पूरे सारे तथ्य सामने आने चाहिए, क्योंकि जो है इस फोरम में जो है वो ना एस्केपिज्म, लैक्सिटी, इन सब का कोई स्थान है नहीं, इस सब की कोई जगह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी बातें वैसे तो पता चलती हैं अपने को, ऐसा नहीं कुछ छिपता तो है नहीं। खुशबू और बदबू सूनर और लेटर दोनों बाहर आ ही जाती है, ये तो आपको मालूम ही है। तो पता बहुत कुछ चल रहा है, उसके आधार पर हम लोग बहुत सारी चीजों पर शॉक्ड भी हैं। आप समझिए, जो समझने वाले हैं वो जान रहे हैं कि क्या बात की जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं, बस इतना सा है, और तो कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन है नहीं, कि जो टाइम, एनर्जी, मनी, लेबर जो हम कर रहे हैं उसका जो इन्वेस्टमेंट हो वो सही जगह पर, वर्दी कैंडिडेट पे हो। हमको क्वांटिटी से वैसे भी लेना देना नहीं। जिस दिन हमारी इच्छा हुई क्वांटिटी के लिए कि क्वांटिटी से खेलना है, उस दिन फिर हम फुल फ्लेज्ड वही शुरू कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो जो है नौकरी को नमस्कार कहकर फिर यही काम करेंगे दिन भर, प्रोफेशनल फील्ड में ही कूद जाएंगे। तो वो तो हमारा पर्पस है नहीं, क्वालिटी के लिए हम लोग ये करते हैं और ऐसे लोगों को क्वालिटी देना चाहते हैं जिनके लिए ऐसी जगहों पर सुविधा का लाभ लेना संभव नहीं है, उनकी पहुंच से बाहर है, पारिवारिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, किसी भी कारण से इट इज बियॉन्ड द रीच, इसलिए उन्हीं के लिए मुख्य रूप से है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारा डिसिल्यूजनमेंट भी होता है कि बात इसमें गरीब अमीर या संसाधन संपन्न की बात ही नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ सिंसियरिटी की है कि गरीब बच्चों में भी चिरकुट हो सकते हैं, वो एक से एक बदमाश और नालायक हो सकते हैं। गरीबी के लिए किसी के ऊपर दया नहीं की जानी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। सिंसियरिटी पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, गरीबी दूसरा। यही हम लोगों को सीख दिया आपने, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी भी जो है किसी के ऊपर जस्ट बिकॉज रिसोर्सफुल नहीं है इसलिए उससे सहानुभूति कर, नो, दैट्स अ रॉन्ग पॉलिसी। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न। पहले अपना सिंसियरिटी प्रूव करें, उसके बाद अगर वो रिसोर्सफुल नहीं है तो उसके साथ खड़े रहिए। That is what we have learned. And mock tests are the only instrument with the help of which we can find out whether people are sincere or not. And that is why there are many people who are avoiding it. या तो इसलिए अवॉइड करते हैं या फिर चिरकुटाई की वजह से करते हैं। What is the reason? I do not know. Yeah, they want to somehow not expose themselves कि पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं। कोई भी कारण हो, तीनों ही चारों ही कारण जो भी हो वो निंदनीय है पूरी तरह से। स्पेशली आप अगर देखें कि हम लोग कैसे कैसे समय निकाल के किस तरह से सब कर रहे हैं, किसी तरह से आपको आपका सहयोग करने का प्रयास करें, तो ये कोई भी कारण एक्सेप्टेबल नहीं है। आप समझते हैं इस बात को, मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन बहुत ही जल्दी एक बहुत थॉर और मैसिव एक्सरसाइज होगी। प्रीलिम्स तक आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, प्रीलिम्स के बाद राम राम हो जाएगा आपसे, किसी से कोई वास्ता नहीं रखा जाएगा। प्रीलिम्स दे लीजिए, जो भी सिंसियर है वो दे ले, उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहते। उसके बाद आपको एंट्री नहीं रहेगी। मैं सर से यही प्रार्थना करने वाला हूँ, नो नॉन सीरियस कैंडिडेट विल बी अलाउड। बातचीत, मैसेज कुछ नहीं, खत्म, कंप्लीटली कट आउट, बाहर फेंक दिया जाएगा सबको। एक बच्चा रहेगा ना, उसके ही साथ मेहनत करेंगे बस, 2 3 4 उसी के साथ किया जाएगा, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं। तो इस बात के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। जो लोग फेंस सिटर्स हैं, जो हैं तो सिंसियर लेकिन पूरी तरह से इन्वेस्टेड नहीं है हमारे इस एफर्ट में, पूरी तरह से नहीं ध्यान लगा रहे, सिंसियर हैं लेकिन वो अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो भी सावधान हो जाए। याद रखें, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, सबका नाम मेरे फिंगर टिप्स पे है।
लेकिन हम लोगों का ये पॉलिसी नहीं है कि किसी को सिंगल आउट किया जाए कि ये अच्छा है, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन रिजल्ट के लिए यूपीएससी के लिए सब बराबर नहीं होते हैं, वो तो छांट ही देगा। इसीलिए हमको सब फिंगर टिप्स पे है। अब हम लोग इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं आदरणीय सर के साथ कि कौन सिंसियर है और कौन नहीं। अब सिर्फ उन्हीं को रखा जाए। बहुत बार हम लोग तो बोल चुके हैं ग्रुप्स में, सर बोलते ही रहते हैं हमेशा, और आपको हमेशा सेकंड चांस देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड। सर हमेशा सेकंड चांस देते हैं आपको, लेकिन मैं चाहे उनके पैरों में गिर जाना पड़े, मैं आपको अब सेकंड चांस देने नहीं दूंगा। मैं बनूंगा विलन आपका, मैं आप मौका नहीं दूंगा आपको अब दोबारा। अगर आपने जरा भी 19-20 किया अब आगे से, तो मैं निकाल के फेंक दूंगा आपको बाहर। फिर जो जो करना हो करिए आप, भगवान आपका सहारा। घृणा से नहीं, दुर्भावना से नहीं, सिर्फ इस प्रयोजन से कि आप भी अपना समय न नष्ट कीजिए हमारे साथ, और ना हम आपके साथ अपनी ऊर्जा और समय नष्ट करें। सारी ऊर्जा, सारा फोकस उन्हीं पे लगा देते हैं जो वाकई इसके योग्य है। तो ये फाइनल अपॉर्चुनिटी, मैं अपनी तरफ से कम ये फाइनल अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। महीना भर और है आपके पास, जितना खेलना हो आप खेल लीजिए, अपने आप को बेवकूफ बना लीजिए। उसके बाद कंप्लीट शटडाउन, वी विल नॉट डू दैट। चलिए आज का क्लास इतना ही। अगली क्लास में इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर वाइज शुरुआत करेंगे, सभी डेटा को टच किया जाएगा और हम ट्राई करेंगे इंडिया ईयर बुक का भी कवरेज हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू।